हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स एग्ज़ाम जो कि 29 फरवरी को होने वाला है। क्लास 12 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स, उसका हम बहुत ही अच्छा 20 ऐसे क्वेश्चंस बच्चों लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को यानी 20 क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो एग्जाम में हर बार आता ही आता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, केवल आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, है ना। और इस क्वेश्चन को अगर आप में लगा है तो आप लगा लीजिए, नहीं अगर लगा होगा तो हम उसके बारे में सोल्यूशन भी आपको करके बता देंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहले 20 क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम अच्छे से पहले जान लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन आया है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, हर बार ये कह सकते हैं पूछा जाता है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी बच्चों और उससे पूछेगा इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो बच्चों ऑर्डर और डिग्री बताना सॉरी बच्चों, ऑर्डर और डिग्री बताना बहुत ही अच्छा होता है। कैसे? बहुत ही आसानी तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 1/5 है। तो इसका मुझे ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएशन है ये देखना है, 2 बार है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बस बच्चों इसी की यही ऑर्डर होता है, जो जितनी बार डिफरेंशिएट होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। और जो कि डिग्री जो होती है उसकी पावर को बोला जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि इसकी जो डिग्री होगी और ऑर्डर, ऑर्डर तो 2 है बच्चों लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि 1/5 यहाँ लगा हुआ है। डिग्री जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है उसको बोला जाता है। तो ये जो 5 है बच्चों, अगर हम ये देखें 5 का यहाँ इंटू कर दें और 5 को यहाँ पावर में ले लें तो हम क्या कह सकते हैं, 5 से ये 5 कट जाएगा और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑर्डर 2 हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर और पहला क्वेश्चन। देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन लगाना है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दी फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी। अब बच्चों आप समझ सकते हैं ये किसका सवाल है, रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको तुरंत जानना होगा, तुरंत करना होगा। कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाला है। अब आप कहेंगे ये सर कैसे होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, मैं हर वो उस तरह का क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे समावेश किया है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर लगा के जाइए, अगर नहीं लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप बाद में आके पछताएंगे कि अरे यार मैंने इन क्वेश्चंस को देख लिया होता तो मेरा उद्धार हो गया होता। समझ में आ गया ना? तो बच्चों इस तरह से आपको ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी। अब आपको बताना है ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है या ऑन इन टू है, मतलब ऑन टू है या सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, किस तरह का फंक्शन है आपको ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे फंक्शन को जो है, सॉरी रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं, वन वन या ऑन टू है, मतलब इस तरह का आपको फंक्शन बताना है कि किस तरह का फंक्शन है। तो बच्चों ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आपको करना क्या होगा, एक्स की जगह आपको पहले लगाना होगा x1, और x1 हमारा एक रियल नंबर है। इस तरह से हम x2 लगाएंगे बच्चों, तो हम देख सकते हैं एक बार आपको क्या करना होगा, x1 लगाना होगा इस fx की जगह यानी x की जगह, और फिर एक बार लगाना होगा x2, और fx1 इज इक्वल टू fx2 करेंगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू लगाने पर हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। भाई ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, x2 स्क्वायर फंक्शन इक्वल कर देंगे ना आप। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो x1 इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस x2 आएगा बच्चों। तो अब आप समझ सकते हैं बच्चों कि x1 और x2 ये तो सेम भी हो रहे हैं और डिफरेंट भी हो रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम x की कोई रियल वैल्यू लगाते हैं, जैसे हमने 1 लगा दिया तो 1 पे वैल्यू हमको 1 मिली, -1 पे भी 1 मिली। और 1 1 फंक्शन क्या कहता है बच्चों कि 1 1 फंक्शन कहता है कि एक डोमेन का एक ही इमेज बनेगा, यानी x की एक वैल्यू के लिए, जैसे हमने 1 लिया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, 1 मिला, और -1 इसमें लगाया x की जगह तो भी आपको क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें अलग अलग
डोमेन लेने पर प्राप्त क्या हो रहा है, हमें एक ही वैल्यू मिल रहा है। तो आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे जो है x1 और x2 ये दो हमारे डिफरेंट नंबर हैं, यानी कि एक है -1 और एक है 1। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, लेकिन इनकी जो इमेजेस है वो सेम आ रही है। तो इमेज सेम होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन इन दोनों को तो सेम होना पड़ेगा ना बच्चों, इसलिए ये ना तो 1 1 है, और ऑन टू की बात करें तो बच्चों ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि y इज इक्वल टू, इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेंगे ना, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, आप खुद ही बताइए, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा आपको प्लस माइनस रूट एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू अगर हम निकालें यहाँ पे बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू मिलेगा रूट वाई, क्या मिलेगा बच्चों, रूट वाई। अब आप समझिए y की वैल्यू आप कुछ भी लगाएंगे, जैसे y 1 लगा दिया तो एक लगाने से रूट 1 हो जाएगा, और रूट 1 की वैल्यू क्या हो गया, 1 इज द रियल नंबर बच्चों, ठीक है। लेकिन आप बच्चों y की वैल्यू -2 भी तो लगा सकते हैं, तो -2 अब जब लगाएंगे तो वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि y एक रेंज है और उसकी वैल्यू रियल नंबर आप लगाने के बावजूद भी आप x की वैल्यू को रियल नहीं दिखा पाए। देखिए जबकि उसने दोनों के लिए ही रियल बोला था बच्चों, दोनों के लिए क्या बोला था, रियल बोला था। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ना ही 1 1 है और ना ही 1 2 है। तो याद रखिएगा बच्चों 1 1 होने के लिए आपको x1 और x2 की वैल्यू fx इज इक्वल टू, मतलब ऐसे समझिए बच्चों, आप सीधा ऐसे समझिए आप fx1, ठीक है, इज इक्वल टू fx2, इसमें आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इक्वल करके देखेंगे तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा बच्चों, जिस वजह से ये 1 1 नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 इक्वल नहीं हो पाते हैं। समझ में आ गया ना, ये ध्यान रखिए, अगर x1 x2 इक्वल हो जाते तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाता बच्चों, क्या हो जाता, 1 1 हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन द वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर बी, वेक्टर भी दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप विल बी, आपको बताना है कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होने वाला है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर आपको निकालना है बच्चों, बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर बी का निकालना है बच्चों। तो वी वेक्टर हमको गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आई कैप प्लस 2j कैप दिया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। समझ में आ गया बच्चों, ये है, अगर बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है, देखिए लिखा भी है कि प्रोजेक्शन जो निकालना है वो बी वेक्टर पे निकालना है, कहां निकालना है, बी वेक्टर पे। तो फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फिर से हम बता रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से आपको एक सवाल मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ए डॉट बी तो आप निकाल ही लेंगे, मॉड ऑफ बी अंडर रूट लगा के आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यार बड़े अच्छे क्वेश्चन और ये पेपर में जरूर आएंगे, तो बिल्कुल सही है बच्चों, आप पेपर में आपके जरूर आएगा, आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। और अभी तो हम इस तरह से बता रहे हैं, इसको हम सॉल्व भी करके भी बताएंगे, अगर आप कहेंगे कमेंट कर देंगे तो हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन करके आपको देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 इज। अब आप सोचेंगे अरे यार ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का सवाल है, बिल्कुल सही है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सवाल है, लेकिन आप करेंगे कैसे, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आना चाहिए बच्चों। अगर नहीं आएगा क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम क्वेश्चन को बता देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द फंक्शन f such that n tends to n is defined as the fx is equal to x plus 1 is x is odd and x is even। दो अलग अलग कंडीशन में बच्चों fx की जो वैल्यू है, आप देख सकते हैं fx की जो वैल्यू है, ये x अगर ऑड है तो x plus 1 होगा fx, और x इज अगर इवन है तो x minus 1 होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, तो दो अलग अलग कंडीशन में fx के मान दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे देखिए एक बात और यहाँ बता दें हम आपको, ये भी एक नेचुरल है, यानी ये डोमेन जो है वो नेचुरल है, यानी x जो है ना, और ये y होता है बच्चों यानी कि कोडोमेन। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे दोनों क्या है, एक ऑड है तो एक इवन है, उन दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा बच्चों। पहले x1 हम ऑड ले लेंगे, तब fx1 निकाल लेंगे, और x1 ऑड लेंगे और फिर x2 भी ऑड लेंगे, तो fx1 fx2 क्या निकलेगा वो देख लीजिएगा, और x1 इवन लेंगे x2 इवन लेंगे तो उस पर चेक कर लेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, x1 एक ऑड ले लेंगे तो x2 एक इवन ले लेंगे। मतलब 3 कंडीशन पे आपको ये सवाल लगाना है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम सवाल को लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बच्चों मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है, अरे तो फालतू के क्वेश्चन है बच्चों, आप पछताएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 14 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों पढ़ाने का, तो हमको ये पता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वही एग्जाम वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम के ही क्वेश्चन है और ये हर बार कभी मतलब हर साल ये क्वेश्चन रिपीट करते रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनाया है 20 क्वेश्चन। जो बच्चे सोच रहे हैं हम पास भी नहीं होंगे मैथ में, तो आप सोच लीजिए कि अगर आप पास नहीं होते ना, ये केवल 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप 100% पास हो जाएंगे, 100% पास हो जाएंगे। वापस आके कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तब आप मानेंगे कि अरे यार ये तो 20 क्वेश्चन मेरा उद्धार कर दिया। तो समझ में आ गया ना बच्चों। तो इसलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया एंड सी वेक्टर दिया, सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बच्चों लैम्डा की वैल्यू आपसे निकलवाने का एक सवाल तो जरूर आएगा। अब चूंकि देखिए उसने साफ साफ कहा है, कि जो ए वेक्टर है उस पर जरा ध्यान दीजिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और आपको दिया क्या है, आपको दिया क्या, ये देखिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एक ये वेक्टर हो गया, एक दूसरा सी वेक्टर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरा हमारा क्या है, सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए बच्चों, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए। जैसे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है ना, उसका ए वेक्टर से क्या करा दीजिए, डॉट। वैल्यू अगर 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ ए वेक्टर नहीं है, सॉरी बच्चों, तो सी वेक्टर है। आप देख सकते हैं ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर डॉट ये कर दीजिए। अब देखिए सी डॉट ए प्लस लैम्डा सी डॉट बी, अब सी डॉट बी और सी डॉट ए आप यहाँ से तो डॉट प्रोडक्ट निकाल ही लेते हैं, देन आप लैम्डा की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से एक सवाल आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए रिलेशन आर, एक रिलेशन दिया गया बच्चों, मल्टीपल ऑफ 5 है, इज डिफाइंड ऑन द सेट, है ना, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, देन प्रूव दैट आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बच्चों आप सोचेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें होल्ड करानी पड़ती थी, याद करिए। इक्विवेलेंस के लिए आपको पहले तो रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, ठीक है, क्या दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बच्चों। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दिखाना होगा, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव दिखाना होगा। ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड करा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब सोचेंगे कि रिलेशन तो a माइनस बी का दिया है, तो a माइनस बी क्या है, 5 का मल्टीपल है बच्चों, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल, आप 5 के कुछ मान लीजिएगा। अब उसमें हर बार अपनी वैल्यू के, जैसे एक बार रिफ्लेक्सिव है तो आप रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, ए और बी सेम ले लेंगे, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 0, तो वैसे भी 5 का मल्टीपल है, समझ में आ गया, मतलब 0 तो कुछ होता नहीं ना, तो समझ में आ गया ना। इस तरह से आपको करना है। कौन कौन से दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर आपके जेब में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। Prove that the semi vertical angle of a cone of a given slant height and maximum volume is tan inverse root 2। ये यार क्या सवाल है, ये क्या सवाल है बच्चों, आप समझ सकते हैं ये कितना बढ़िया सवाल है। बच्चों एक बात बताइए, अगर सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन गिवन दैट स्लैंट हाइट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज tan इनवर्स रूट 2, ये सवाल तो आपको देने वाला है एग्जाम में, आप बच के रहिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये सवाल की तैयारी अगर आप नहीं करके गए तो फंस जाएंगे, फंसिए मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए आप, ठीक है। tan इनवर्स रूट 2 आपको क्या करना है, अल्फा का एंगल शो करना है बच्चों, और स्लैंट हाइट आपको गिवन है, तो स्लैंट हाइट गिवन है बच्चों, और जो चीज गिवन हो जाती है ना बच्चों, उसका यूज आपको करते ही रहना है, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है बच्चों, वॉल्यूम को मैक्सिमम, तो कौन का डेफिनेशन क्या होता है वॉल्यूम के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आराम से आप सवाल को वहां से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और ये वाह, मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 1.5x प्लस 2.5y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0।
बच्चों सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिया है, बताइए किसका सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग का है सवाल, ठीक है। तो एलपी का सवाल है बच्चों, आपका एक सवाल यहां से मिलने वाला है 100%। मैंने आपसे कहा ना 20 ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि आपको लगेगा कि यार इन क्वेश्चन में दम तो है, और नहीं दम है तो कोई बात नहीं, आप जाइए मत देखिए मत करिए, जाकर एग्जाम में देके आइएगा, तब सोचेंगे, तब पछताएंगे, तब आप कहेंगे यार देख लिए होते, काश इन 20 क्वेश्चन को मैं पढ़कर चला गया होता तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता, नंबर मेरे बहुत अच्छे आते। जो बच्चे फेल होने की डर सोच रहे ना बच्चों, कुछ मत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, केवल ये 20 क्वेश्चन लगा के जाइए, आप 20 क्वेश्चन लगा लीजिए, पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे से पास होंगे आप, अच्छे अच्छे लड़कों को पीछे कर देंगे केवल ये 20 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if x root 1 plus y root 1 plus x is equal to 0 then prove that dy by dx equal to minus 1 upon 1 plus x square 1 plus x का होल स्क्वायर। हल्के में ले रहे हैं इस क्वेश्चन को, हल्के में मत लेना बेटा, उड़ा देगा ये क्वेश्चन तुम्हें। ये डिफरेंशिएशन का सवाल है बच्चों, इसका सवाल है डिफरेंशिएशन का है, प्रूव करना है इसमें, और इतनी आसानी से प्रूव होने वाला नहीं, ये दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना तभी ये सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो ऐसे पड़े रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे आप। डिफरेंशिएशन तो भूल जाइए, इसको प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, अगर आप इसको पढ़ के नहीं गए ना तो पछताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अरे वाह क्या बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर x है गोल ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। अरे बच्चों ये सवाल देख लीजिए आप, इसका इंटीग्रेशन तो कभी खत्म ही नहीं होता बच्चों, अगर आप लगाना शुरू करोगे ना तो कभी खत्म ही नहीं होगा, भूल के भी आप इंटीग्रेशन दोनों पार्ट का मत करिएगा। e टू द पावर x 1/x एक का माइनस e टू द पावर x 1/x स्क्वायर dx दूसरे का, तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा और एक ही का इंटीग्रेशन करिए, दूसरा अपने आप रास्ता मिल जाएगा, दूसरा कट जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन क्लोज हो जाएगा, नहीं तो ऐसे करते रहोगे खत्म ही नहीं होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, तो इंटीग्रेशन भी वही होता है, खत्म कहां होता है, e टू द पावर x ही तो रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वाह यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन बच्चों, द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर, वाओ r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। बच्चों एक बात बताएं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल आपको 5 नंबर दे के गया, समझ लो दे के गया, ये सवाल 5 नंबर आपको दे के जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए। अब आप बताएंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए बच्चों, चलिए तभी हम मानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी एसडी का फॉर्मूला बताइए भाई, इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ, बताइए जल्दी से क्या होता है बच्चों, a2 माइनस का a1 ब्रैकेट में रहता है ना बच्चों, वेक्टर लगा दीजिएगा, ठीक है, डॉट, अब उधर जगह नहीं है तो हम यहां लिख देते हैं, है ना, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, समझ में आ गया, ठीक है। ये तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, और मॉड को कर दीजिए बंद, मॉड को कर दीजिए बंद। अब हम बात करते हैं नीचे वाला, इसके नीचे क्या लिखा होगा, तो बच्चों यहां जगह नहीं है, मैं आपको नीचे बता देता हूं, नीचे होगा मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, समझ में आ गया ना, बस इतना ही फॉर्मूला है बच्चों। तो आप फिर से समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं फिर से लिख देता हूं, थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं। एसडी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है a2 माइनस a1 ब्रैकेट बंद वेक्टर डॉट b1 क्रॉस v2 वेक्टर, मॉड बंद कर दीजिए, मॉड क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। भैया ये फॉर्मूला याद कर लो यार, याद कर लो, 5 नंबर चाहिए, तो इतना बड़ा बड़ा तो लिखा हूं मैं, तब भी आप नहीं याद कर पाओगे, याद कर लो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ये फॉर्मूला से आप पहले a2 माइनस a1 निकालें, कहेंगे a2 a1 तो है ही नहीं, यहाँ निकालेगा, अरे भैया कंपेयर करो, ये a1 है, देखिए बच्चों फिर से एक बार बता दें, आप थोड़ा सा कहेंगे कि अरे यार 5 नंबर का सवाल तो सर ने बताया भी नहीं, ये हमारा a1 है बच्चों, ठीक है, और ये हमारा b1 है, समझ में आ गया ना। इसी तरह से ये वाला हमारा a2 हो जाएगा और ये म्यू के बाद वाला क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, आप समझ में आ गया ना, बस इसी से कंपेयर करना है, तो बच्चों इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 13 इक्वेशन वाला सवाल है बच्चों ना, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, तो 5 नंबर तो इधर से भी आ रहे हैं, रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ ए इच साइड इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द रेट विच द एरिया ऑफ
फेस इज इंक्रीजिंग। बच्चों एरिया को इंक्रीज करवा रहा है किसके? अब आप बोलोगे कि क्यूब का एरिया कैसे निकाल? सरफेस एरिया आपको पता है ना, सरफेस एरिया आपको पता है ना क्या होता है क्यूब का? क्या होता है भाई? नहीं पता? सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए। अच्छा चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ये भी नहीं पता है? अरे यार वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं आता है, ए क्यूब है ना। क्या होता है यहाँ? इफ द लेंथ ऑफ ए साइड इज 10 सेंटीमीटर, लिखा भी है उसकी साइड, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब ए क्यूब हो जाएगा। आप चाहे ए मान ले चाहे एक्स मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स मान लीजिएगा क्यूब की साइड को, और उसमें इंक्रीजिंग रेट लिखा है वॉल्यूम का, तो dv अपॉन dt हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और लेंथ ऑफ अ साइड यानी जो x है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ फेस इज इंक्रीजिंग। तो एरिया मतलब ए मतलब आप यहाँ पे s भी लिख सकते हैं, शायद हमारे कल 6a² होता है, तो वो आप उसको लगा लीजिएगा, s इक्वल टू 6a², ठीक है ना। तो s को a हमारा x रहेगा तो 6x² हो जाएगा। ds अपॉन dt चाहिए बच्चों, ds अपॉन dt चाहिए, तो आप वैल्यूम को डिफरेंशिएशन करिएगा, और यहाँ से वैल्यूम की जो वैल्यू है वहां हमें दिया ही है, तो वहां लगा के आराम से सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिए, कुछ है नहीं, वैसे हम फिर से बता दे रहे हैं आपको भाई। ds अपॉन dt आपको चाहिए, ओके, और v आपको गिवन है, dv अपॉन dt आपको दिया है, और वॉल्यूम आपको पता ही है होता क्या है, x क्यूब। बस बच्चों इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है, इसी से आप सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए बताइए किसका सवाल है? सभी बच्चों बताओ किसका सवाल है? ये प्रोबेबिलिटी का है। There are 4 red and 4 black balls in a bag, and another bag contains red and two red ball and 6 black balls. One bag is randomly selected and red ball is dropped. Find the probability that the red is dropped from the first bag. बच्चों ये फर्स्ट बैग से ड्रॉ हो रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। बेस थ्योरम लग रहा है आपका। क्या लग रहा है? बेस थ्योरम। आप कहेंगे सर थोड़ा हिंट दे दीजिए कैसे लगेगा, तो बिल्कुल देता हूं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 रेड 4 ब्लैक बॉल है इन अ बैग एंड अनदर बैग कंटेन्स रेड एंड 6 ब्लैक। तो मतलब बच्चों पहले तो आप क्या कर लीजिएगा, दो अलग अलग बैग को एक इवेंट बैग को इवेंट मान लेना, फर्स्ट बैग को, और E2 सेकेंड बैग को मान लेना। समझ में आ गया ना। उसके बाद आपसे कह रहा है कि उसमें से रेड बॉल निकाला जा रहा है एक एक मतलब हर एक बैग से। तो बच्चों एक बात बताइए, रेड बॉल निकाला जा रहा है, इसके लिए उसकी इवेंट को ए मान लीजिएगा, ठीक है, कि भाई रेड बॉल निकाला जा रहा है, इसका इवेंट ए हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट द रेड इज ड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट बैग से निकाला गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी आपको ये निकालना है कि रेड बॉल निकालना है, किस बैग से निकाला है उसने? E1 से, यानी फर्स्ट बैग से। तो P E1 अपॉन ए चाहिए बच्चों। तो P समझिएगा, P अपॉन ए चाहिए, तो P अपॉन ए कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, याद रखिए, P इंटू P अपॉन E1। ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। अपॉन में और भी लगेगा बच्चों, है ना, तो ध्यान रखें, पूरा लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बड़ा बड़ा लिख रहा है, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे आपको कि आपका पूरा ये फॉर्मूला क्या लग रहा है। ये है आपका P यहां लिखा जाएगा, और फिर हो जाएगा P, है ना, A अपॉन E1, ओके बच्चों। और फिर नीचे आ जाइए, सेम एज इट इज यहाँ पे ये पूरी वैल्यू लिखनी है, फिर प्लस लगाना है, फिर P के लिखना है बच्चों, किसके लिए? और फिर PA अपॉन E2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह का ये पूरा फॉर्मूला बनेगा बच्चों, तो आराम से वैल्यू को यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके बच्चों। नहीं आएगा तो हम हैं यार, अभी आप केवल कमेंट्स कर देना, मैसेज कर देना, मैं फटाफट फटाफट लगा के सारे आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है? अगर आप सोच रहे हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप भूल रहे हैं, आप जाके देखिएगा, पछताएंगे आप, ठीक है। ऐसा मत करिए बच्चों, पढ़ के जाइए, बीसी क्वेश्चन तो है, मुश्किल से आप आधा एक घंटे में सब पूरा फाइनली आप सॉल्यूशन कर सकते हो यार। जल्दी जल्दी लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस तो जल्दी करनी होती है ना बच्चों, आप रफली वर्क करके जल्दी जल्दी करके प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको खत्म, ठीक है। क्यों आप अपने झमेले में फंस रहे हो यार? सवाल ही तो है, 20 क्वेश्चन आप अपने फायदे के लिए तो बताए गए क्वेश्चन। आप अगर इन क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे तो आप कैसे क्वेश्चन लगा रहे हो यार? किस तरह के क्वेश्चन लगा रहे हो हैं? खुद ही सोचो ना, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते, आप इन क्वेश्चनों को लगा ही नहीं सकते हैं, तो आप बेकार में पेपर देने जा रहे हैं, घर बैठिए, फिर कोई फायदा नहीं अगर इन क्वेश्चंस को आप नहीं लगा पा रहे हैं। सोचो यार थोड़ा, अच्छे क्वेश्चन है, 20 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ये समझ लीजिए एग्जाम से पहले आपको प्रिपेयर कर देगा कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है यार, पढ़ के जाइए, ठीक है ना। अब अगला देखिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखिए, वाह, इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, 15 नंबर।
ये क्या हल्के में ले रहे हैं इस क्वेश्चन को? हल्के में ले रहे हैं आप इस क्वेश्चन को? बच्चों ये कई बार एग्जाम में आया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, 0 to पाई x sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर dx पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 का यूज करके सवाल को फटाफट फटाफट लगाइए, फटाफट, ठीक है। आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अरे भैया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हिंट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि आपका क्वेश्चन क्या था, पहले ये देखिए tan इनवर्स y माइनस एक्स था, तो tan इनवर्स y माइनस एक्स है ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, और इज इक्वल टू कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इक्वल टू, क्या करेंगे, यहाँ पे जो dy है ना बच्चों, इसको समझिए, ये जो dy है ये आप क्या करिएगा, dx के नीचे डालिए, यानी आपको जो फॉर्म यहाँ तैयार करना है बच्चों वो ये है, dx अपॉन dy बनेगा बच्चों, यहाँ पे dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q का एक फॉर्म बना लीजिए। अभी कहेंगे ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एक सॉल्यूशन निकालिएगा। इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि यहाँ पे बच्चों x है तो आप y लिखेंगे p dy, ठीक है ना, क्योंकि p और q फंक्शन y के हैं, यहाँ पे y के फंक्शन है ये, ठीक है, p और q, तो ये ध्यान रखिएगा। आप p dy लगाइएगा और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। इस फॉर्मूले में लगा दीजिए यार, चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गया ना बच्चों, वेरी गुड, तो समझा दिया हमने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक काम कर दीजिएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का बोथ साइड्स डिवाइड करके तभी फॉर्म बना पाएंगे। हाँ ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 17, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द tan इनवर्स, वाओ, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब बताइए ये सवाल कौन बच्चा नहीं कर पाएगा, हर बच्चा लगा सकता है, घर बैठे लगाओ यार सवाल, क्या दिक्कत है। इसको बच्चों मानिए y1 और इस वाले को मानिए y2। अब आपको कह रहा है कि y1 को y2 के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy1 अपॉन dy2 आंसर चाहिए बच्चों, ये आपको आंसर चाहिए। ये आंसर कैसे मिलेगा, पहले आप y1 वाले को, इसको y1 माने है ना, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब x के रिस्पेक्ट में ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, x की जगह लगाना होगा आपको tan थीटा, तो ये फॉर्मूला बनेगा tan 2 थीटा का, तो tan से tan काट के 2 थीटा आएगा, उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा कर दीजिएगा, dy1 बाई डी थीटा होगा, इधर से dy2 अपॉन डी थीटा निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा। अरे वाह भाई वाह, ये देखिए डिटरमिनेंट का सवाल आ गया, मैट्रिक्स का सवाल है बच्चों, प्रूव दैट ए डॉट एडजॉइंट ए, ये प्रूव करना है ना, ए डॉट एडजॉइंट ए, एक ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, और इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई, आल्सो फाइंड ए इनवर्स भी निकालना है बच्चों। तो बताइए ए इनवर्स का कौन कौन बच्चा इनवर्स का फॉर्मूला जानता है भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, देख सकते हैं बच्चों, ये है इनवर्स का फॉर्मूला, है ना बच्चों, यही एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तभी आप निकाल, तो पहले एडजॉइंट ए इससे निकाल लीजिएगा बच्चों, एडजॉइंट ए निकाल के पहले इसको ये प्रूव करिएगा कि ए डॉट एडजॉइंट ए, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा उसको ले लीजिएगा, राइट हैंड साइड मॉड ऑफ ए और आई ले लीजिएगा, इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आएगी, उसके बाद हम इनवर्स प्रूव करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 तड़ाका क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। अरे वाह बच्चों, डराने वाला सवाल आ गया, अरे यार इतना सरल सवाल और पेपर में आता है हर बार। तो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल निकालने के लिए बच्चों बस कुछ नहीं करना है, cos थीटा का एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, यहाँ मॉड लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा के क्या लिखेंगे बच्चों, a1 a2, ठीक है, प्लस b1 b2, फिर c1 c2, है ना, मॉड बंद कर दीजिए, अपॉन, अब देखिए पूरा फॉर्मूला तो नहीं आएगा इसमें, अपॉन में देखिए नीचे अपॉन में क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं, अपॉन में आप लिखेंगे बच्चों अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर दूसरे अंडर में यहाँ a1 b1 स्क्वायर लिखिएगा, a2 b2 c2 स्क्वायर लिखिएगा प्लस करके, बस इसी फॉर्मूले में आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, cos थीटा ही तो चाहिए हमको। आप कहेंगे a1 b1 c1 है कहां, तो बच्चों एक बात बता दें मैं, ये जो DRS होते हैं ना 253 -3, ये हमारा a1 है, ये b1 है और ये c1 है, और इधर a2 ये b2 ये c2 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या बताया हमने, a1 2 है, b1 5, ये DRS जो देख रहे हैं ना बच्चों 2 5 -3, इधर हमारा क्या -1 8 और 4, ठीक है, तो a1 2 b a हमारा 2 हो गया,
बी हमारा 5 हो गया, सी हमारा -3। तो A1 B1 C1 पढ़ दो इसको इधर, A2 B2 C2 फॉर्मूले में लगा दो, आंसर आ जाएगा। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। प्रूव दैट एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एग्जामिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लीजिए, उसको आप बताइए कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे आप कोई फंक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए आप एफ डैश सी ले रहे हैं, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट लेंगे और सी टेंड्स टू 0 पर आप चेक कर रहे हैं, तो एफ सी है ना एफ सी प्लस, जैसे ए पे चेक कर रहे हैं तो बच्चों एफ सी ए प्लस ए, कुछ मतलब इस तरह से लेकर माइनस एफ ए। चलिए इसमें तो काफी लंबा पड़ेगा ये वाला, तो बच्चों आपको ये पहले क्या करना होगा, पहले आपको फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस दिखाना है। तो कंटिन्यूअस होने का मतलब समझिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होने का मतलब समझिए क्या प्रूव करना है। वो ये चाहता है कि आप ये प्रूव करो कि लिमिट जो है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो, मान लीजिए ए पर चेक कर रहे हो, तो ये फंक्शन एफ डैश है, ठीक है, एफ डैश जो एक्स होगा ना बच्चों, वो इक्वल होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स मत लगाइएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहां पे ठीक है, ये एफ ए के इक्वल आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, एफ ए के इक्वल आ जाए। चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस तभी ना होगा जब एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के इक्वल आ जाए। तो ये इस तरह की चीजें पहले प्रूव करनी पड़ेगी आपको, तब ये सवाल आप लगा पाएंगे। और बाद में बच्चों यहाँ पे एक और बोला गया कि फंक्शन को ये बताइए कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी तो एग्जामिन करना है। तो आप पहले राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर निकाल देंगे, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू -2 पर, ये इस पॉइंट पर, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आएंगे बच्चों, और फंक्शन भी इक्वल आना चाहिए, यानी f -2 पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तीनों अगर आपस में इक्वल आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल होने के लिए बच्चों तो हमने ऊपर अभी आपको बता ही दिया है, तो वो चीज उसी में फिट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आपको ये 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बच्चों बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ये 20 क्वेश्चन देखे होंगे ना, वो खुद सोचे होंगे यार क्वेश्चन तो अच्छे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन अच्छे हो, एग्जाम में आ रहा है बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यार लगा के भेज देंगे। आखिर हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि कमेंट्स तो कर ही सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम उसको बताएंगे ना बच्चों, आपके लिए ही हम हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो आज फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम और भी इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बस आप अपनी बोर्ड की अच्छे से तैयारी करते रहें बच्चों, ठीक है ना बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय।